एवरीवन, तो आज फाइनली हम लोग अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए चैप्टर नंबर 17 करने वाले हैं, जो कि है हमारा प्रेसिडेंट। तो इससे पहले हम लोग 16 चैप्टर्स ऑलरेडी कर चुके हैं। इन केस अगर आप लोगों ने नहीं देखी हैं वो वीडियोस, तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा पूरी पॉलिटी की प्लेलिस्ट का। ठीक है, तो पॉलिटी हम लोग लक्ष्मीकांत से कवर कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने कितने चैप्टर्स कर लिए हैं? 16 चैप्टर्स कर लिए हैं। तो अगर आपने देखा हो इंडेक्स अगर लक्ष्मीकांत का, तो जो चैप्टर्स हैं वो आपके पार्ट्स में डिवाइडेड हैं। तो पार्ट 1 में हमारे पास 11 चैप्टर्स थे, जो कि था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसमें कितने सारे एक्ट ने एडिशन किया है। ठीक है, तो सारे एक्ट हम लोगों ने पढ़े थे। कंपनी रूल जब था, क्राउन रूल जब था, उस टाइम पे कितने कितने एक्ट आए थे, वो सब हम लोगों ने कवर किया था। देन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, देन सेलिएंट फीचर, जो सबसे ज़्यादा नोटिसेबल फीचर्स हैं वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के। देन हमने प्रीएम्बल पढ़ा, फिर आर्टिकल नंबर 1 से यहाँ से हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया। अब आउट ऑफ ऑल दीज चैप्टर्स ना, ये वाला जो है ना हमारा पार्ट 2 जो ये है पूरा, इसमें देखो लक्ष्मीकांत में है तो सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट। मैं किसी एक स्पेसिफिक चैप्टर को आपको ये नहीं बोल सकती कि ये चैप्टर बिल्कुल मत करना, ये कर लेना। जब भी आप लोग टॉपर की स्ट्रैटेजीज वाली वीडियोस देखते हो ना, किसी भी टॉपर की आप देखते हो, एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, अगर वो लोग आप लोगों को ये रेकमेंड कर रहे हैं ना कि उन्होंने ये चीज़ नहीं की, ये चैप्टर आप छोड़ सकते हो, या फिर मैं आपको कभी फ्यूचर में ये चीज़ रेकमेंड करूँ कि ये चैप्टर आप लोग छोड़ सकते हो, ये आप कर सकते हो, तो इस चीज़ का सिंपली मतलब ये होता है कि उस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, उस चैप्टर को मिनिमम 1 से 2 बार हमको पढ़ लेना है। बट बाकी के जो अदर चैप्टर है ना, उनको हमको और अच्छे से करना है। इस चीज़ का ये मतलब होता है। सिमिलरली ये जो पार्ट 2 है ना, इसमें आप लोग पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल सिस्टम और इंटर स्टेट रिलेशन, इन तीनों चैप्टर्स को छोड़ सकते हो, यानी कि 1 से 2 बार पढ़ लोगे, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। पर इनके अलावा ये जो 2 चैप्टर है हमारा सेंटर स्टेट रिलेशन, इमरजेंसी प्रोविजंस, ये दोनों चैप्टर मैं कैसे बताऊँ, मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। इसके अलावा पार्ट 1 तो पूरा ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका फंडामेंटल राइट वाला चैप्टर। तो फंडामेंटल राइट और एक है पार्लियामेंट। ठीक है, ये दोनों तो ऐसे चैप्टर्स हैं। पार्लियामेंट आपका नेक्स्ट पार्ट में आएगा, इसमें ये रहा 22। ये बहुत लंबा चैप्टर है, पता नहीं कितने पार्ट्स में ये अपलोड होगी इसकी वीडियो। तो ये दोनों जो चैप्टर्स है ना, ये आप लोगों को मतलब बहुत अच्छे से करना है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना है। क्योंकि अगर 15 क्वेश्चन हैं और आपको पता है अब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन 1 होगा, उसमें 3-4 स्टेटमेंट्स होंगी। हो सकता है वो 3-4 स्टेटमेंट्स अलग अलग चैप्टर से हो, पर फंडामेंटल राइट और पार्लियामेंट वाले चैप्टर से अगर 15 क्वेश्चंस है तो मिनिमम 7 to 8 क्वेश्चंस इन दोनों चैप्टर से बनते ही बनते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, आपको ध्यान से अब मतलब इनको करना है। और जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो ना, तो एक एक चैप्टर को मिनिमम 10 से 12 रीडिंग लगाओ, उस चैप्टर की रिवाइज करते रहो बैक टू बैक, ताकि वो चैप्टर एकदम आपको अच्छे से याद हो जाए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। क्या करने वाले थे आज हम लोग? प्रेसिडेंट करने वाले थे। ठीक है, तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एक और है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। इन पूरे 5 चैप्टर्स में से आपके मिनिमम 2 से 3 क्वेश्चंस तो बनते ही बनते हैं, तो इसीलिए आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं चैप्टर। ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि यूनियन एग्जीक्यूटिव्स क्या है। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव्स यानी कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर कितने चीज़ें हैं, कौन आता है? तो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये जो चीज़ है ना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये आप लोग नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 4 जो होगा लक्ष्मीकांत का, उसमें आई थिंक है ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। पार्ट 3 में नहीं है, तो इनका जो चैप्टर है उसको बाद में कवर करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग आज प्रेसिडेंट करने वाले हैं, नेक्स्ट हम लोग वाइस प्रेसिडेंट करेंगे, फिर प्राइम मिनिस्टर करेंगे, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स करेंगे। तो फाइनली अगर आप लोगों को बिल्कुल आइडिया नहीं है ना कि हमारी सरकार काम कैसे करती है, वो आपको इस वाले पार्ट में पता लगेगा। और बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, समझ में आएगा, मतलब बहुत मज़ा आएगा इसको करने में। तो स्टार्ट करते हैं। तो आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द यूनियन एग्जीक्यूटिव। यूनियन एग्जीक्यूटिव से डील करता है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक। ठीक है, तो यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। उसके बाद है हमारे पास प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द इंडियन स्टेट। हाँ, मैं एक चीज़ बताती हूँ, हमारे जो प्रेसिडेंट है ना, वो इंडिया एज अ स्टेट की बात अगर मैं करूँ तो उसके हेड हैं। दूसरी चीज़ ये, ही और शी इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हमारी जो अभी करंट प्रेसिडेंट है वो हमारी फर्स्ट सिटीजन है इंडिया की, ये आपको पता होना चाहिए। सिमिलरली इनके बाद अगर कोई आएगा तो वो फर्स्ट सिटीजन होगा इंडिया का। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, प्रेसिडेंट जो होता है वो फर्स्ट सिटीजन होता है हमारा। ठीक है, उसके बाद क्या है, ये हेड ऑफ द स्टेट होते हैं। और जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं ना, वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। ठीक है,
और क्या बोला मैंने, ही इज़ द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड एक्ट्स एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी ऑफ द नेशन। ये तीनों कीवर्ड अच्छे से याद कर लो, मतलब पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपसे एक बार पूछा गया है पिछले प्रीवियस ईयर किसी साल में तो आया था ये क्वेश्चन, तो इसलिए आपको इसका पता होना चाहिए। सिमिलरली मैं एक चीज़ और बताती हूँ आप लोगों को, सो डोंट वरी, मैं अब जब हमारी लक्ष्मीकांत की पॉलिटी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को काफ़ी ज़्यादा डिटेल में समझा के आप लोगों को कराऊंगी, क्योंकि अब यूपीएससी ना डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं पूछता है आपसे, ठीक है। जैसे कि अभी हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से, फिर आप 2022 में प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन आया है उसको आप देखना, ठीक है। तो ऐसा लगेगा आपको कि दो अलग अलग चीज़ें हैं, अभी हमने पढ़ा कुछ है, आया कुछ है, इस तरीके से। तो सिमिलरली आप लोगों को किस तरीके से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, किससे कैसे अप्रोच करना है क्वेश्चन को, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी, ठीक है। तो मैं क्या बोल रही थी, हाँ, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द इंडियन स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के, और सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी की तरह वो काम करते हैं, ठीक है। अब जब भी हम लोग ये 5 यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ रहे हैं ना, हम लोग को 3-4 चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या पता होनी चाहिए? पहले तो इलेक्शन उनका, देन क्वालिफिकेशंस, ऐसी क्या क्या क्वालिफिकेशंस है जो मुझे चाहिए अगर मुझे प्रेसिडेंट बनना है तो, देन उसके बाद टर्म पीरियड कितना रहेगा, कितने सालों के लिए मैं उस पोजीशन को होल्ड करूँगी, ये मुझे पता होना चाहिए। उसके बाद मुझे ये पता होना चाहिए कि कैसे, मतलब अगर प्रेसिडेंट है तो उनको उनकी पोजीशन से कैसे हटाया जा सकता है, इम्पीचमेंट प्रोसेस। जो लोग आप में से द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस फॉलो करते हैं इस चैनल पे, उनको मैं ये ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बनी हुई थी। तो इसीलिए अगर आप ये चैप्टर पढ़ रहे हो और आप लोग द हिंदू एनालिसिस की वीडियो फॉलो नहीं करते हो, तो फिर आप लोगों को इम्पीचमेंट प्रोसेस इस चैप्टर से अच्छे से समझना है, क्योंकि ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो 100% चांसेस है कि ये आपसे एग्जाम में इस बार पूछा जा सकता है, ठीक है। इनकेस अगर आप लोगों को द हिंदू एनालिसिस फॉलो करना है तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही मैं आई बटन पे मेंशन कर दूंगी। तो क्या बता रही थी मैं आपको, अगर आप लोग यूनियन एग्जीक्यूटिव्स पढ़ते हो, जो कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाला चैप्टर अगर आप लोग कवर कर रहे हो, तो इनमें आपको उनका इलेक्शन प्रोसीजर, देन क्वालिफिकेशंस, टर्म एंड इम्पीचमेंट, पावर्स एंड फंक्शन, उनके बारे में पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। और अगर कोई स्पेशल पावर है हमारे प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के पास, जिनको वीटो पावर्स कहते हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते पहले तो इलेक्शन से। तो प्रेसिडेंट का इलेक्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप में से जिसको नहीं पता है ना, काफ़ी अच्छा लगेगा आप लोगों को समझ के। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है ना, प्रेसिडेंट इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम लोग प्रेसिडेंट को डायरेक्टली इलेक्ट नहीं करते हैं। प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन? इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। तो इनडायरेक्ट इलेक्शन अगर होता है तो उनको इलेक्ट कौन करता है? तो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करता है एक इलेक्टोरल कोलाज, और उस इलेक्टोरल कोलाज में 3 लोग होते हैं। क्या मैंने बोला? इस चीज़ को रिपीट करो, क्योंकि इसको समझना आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़, प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। दूसरी चीज़ ये, जो वो इनडायरेक्ट इलेक्शन, जो लोग उनको इलेक्ट करते हैं ना, वो इलेक्टोरल कोलाज का पार्ट होते हैं, और उस इलेक्टोरल कोलाज में 3 तरीके के लोग होते हैं। बस इतना हमको समझना है, ठीक है। इसको ज़रा रीड कर लेते हैं। तो प्रेसिडेंट इज़ नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल बट द मेंबर्स ऑफ इलेक्टोरल कोलाज कंसिस्टिंग ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज के मेंबर्स। उसके बाद है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी कि MLAs। देखो मैं बताती हूँ इसको, ज़रा मैं समझाती हूँ इधर, ठीक है। तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होंगे वो मैंने क्या बताया आपको, एक इलेक्टोरल कोलाज होगा, ठीक है। तो वो ये है वो इलेक्टोरल कोलाज, ठीक है। अब इस इलेक्टोरल कोलाज में 3 तरीके के लोग हैं हमारे पास। तो जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं ना, इनको समझने से पहले मैं आपको एक बात बताती हूँ। हमारे पार्लियामेंट में कितने तरीके के लोग हैं? बैकग्राउंड से जो भी आप लोगों को नॉइज़ आएगा प्लीज़ उसको इग्नोर करना। तो क्या बोला मैंने कि हमारे पार्लियामेंट में कितने तरीके के हाउसेज हैं? 2 हाउसेज हैं, एक है लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। तो लोकसभा, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा तो हुआ है कि लोकसभा में 552 मेंबर्स होने चाहिए, बट हम लोग एक्चुअली में कितने यूज़ करते हैं? 545 यूज़ करते हैं, जिनमें से एक सेकेंड, हाँ, जिनमें से 543 मेंबर्स जो होते हैं ये आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, ठीक है। और जो 2 मेंबर्स होते हैं इनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, ठीक है। तो 2 मेंबर्स जो होते हैं नॉमिनेट होते हैं। जब हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, तो हम ये भी पढ़ेंगे कि ये 2 मेंबर कैसे, इनका क्राइटेरिया क्या है जिससे प्रेसिडेंट इनको नॉमिनेट करते हैं। अभी हमारा ये कंसर्न नहीं है जानना, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, लोकसभा में 552 मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है, लेकिन हम लोग यूज़ कितना करते हैं? 545 करते हैं, जिसमें से 543 इलेक्टेड होते हैं और 2 हमारे नॉमिनेटेड होते हैं। तो ये जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो राज्यसभा में कॉन्स्टिट्यूशन में कितना लिखा हुआ है? 250 मेंबर्स होने चाहिए, बट हम यूज़ कितने करते हैं? 245 करते हैं। इनमें से 233 जो होते हैं वो इलेक्टेड होते हैं और 12 आपके नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए, ये इलेक्टेड है और ये आपके नॉमिनेटेड है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, इसलिए आपको ये टोटल स्ट्रेंथ पता होनी चाहिए। तो क्या बताया मैंने, राज्यसभा में 250 मेंबर्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, लेकिन हम यूज़ कितने करते हैं 245, जिसमें से 233 इलेक्टेड हैं, 12 आपके नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं। तो यानी कि जो इलेक्टेड इलेक्टोरल कोलाज है ये, इसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के, वो प्रेसिडेंट को वोट करते हैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स कितने हो गए हमारे पास, इलेक्टेड मेंबर्स हो गए 233 प्लस 543, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं 233 प्लस 543। तो ये लोग हैं वो लोग जो कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए वोट करेंगे, पहले मेंबर्स, ठीक है। दूसरे कौन से मेंबर्स हैं, तो दूसरे वो लोग हैं, आपको पता होगा जितने भी स्टेट्स हैं उन स्टेट में भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो उन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर यानी कि MLAs जो होते हैं वो लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, अगेन नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं, इलेक्टेड मेंबर्स। तो कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपके इलेक्टेड मेंबर्स MLAs। और तीसरे कौन से लोग हैं, एक सेकेंड, हाँ तीसरे कौन से लोग हैं, तो आपको पता होगा 2 ऐसी यूनियन टेरिटरीज हैं जिसमें स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एग्जिस्ट करती हैं, जो कि है दिल्ली हमारी और पुडुचेरी हमारी, राइट। तो दिल्ली और पुडुचेरी में भी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, वहाँ के भी जो इलेक्टेड MLAs हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। तो दिल्ली एंड पुडुचेरी के MLAs भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हो, ठीक है। तो क्या बताया मैंने आपको, प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, प्रेसिडेंट एक इलेक्टोरल कोलाज द्वारा इलेक्ट होते हैं, और उस इलेक्टोरल कोलाज के कितने मेंबर्स होते हैं, 3 तरीके के मेंबर्स होते हैं। पहले होते हैं इलेक्टेड मेंबर पार्लियामेंट के, दूसरे होते हैं इलेक्टेड मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबलीज के जितनी भी स्टेट्स हैं उनके, और तीसरे होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर्स जो दिल्ली और पुडुचेरी में है, ठीक है, डन। ये 3 तरीके के लोग हैं जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो अगर हम लोग यहाँ देखें ध्यान से, तो ये जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं इनका कोई रोल नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। सिमिलरली जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं वहाँ भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनका कोई रोल नहीं है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ये मैं आपको क्यों हाईलाइट करके बता रही हूँ, ये मैं आगे समझाऊंगी, ठीक है। तो अभी ये समझ में आ गया हमको। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, ये जो 2 मेंबर्स हैं ना लोकसभा के, अब ये एग्जिस्ट नहीं करते, 2020 के बाद से कोई नहीं है, तो फिलहाल कोई नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं है, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हमने ये समझ लिया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन है जो पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी कि दिल्ली एंड पुडुचेरी के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। आई होप ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो। इसके बाद अब होता क्या है ना कि इसको समझने से पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहती हूँ। कितने तरीके के इलेक्शन होते हैं ये मैं ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुकी थी, पर मैं दोबारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। इतना ज़्यादा नॉइज़ आ रहा था ना उसमें कि मेरा गुस्सा इतना आ रहा था मुझे, फिर मैंने दोबारा अभी रिकॉर्ड करने बैठी हूँ मैं। तो देखो मैं क्या बता रही थी आप लोगों को, कितने तरीके के इलेक्शन होते हैं, 2 तरीके के इलेक्शन होते हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन हम किस तरीके से फॉलो करते हैं सिस्टम, वो आपको पता होना चाहिए। इस वजह से हम पहले समझते हैं कि कितने तरीके के इलेक्शन होते हैं। तो कितने तरीके के इलेक्शन होते हैं, एक होता है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है हमारा फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लेकिन हम लोग जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन का जो सिस्टम है हमारा, वो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझ में आया ये आपको? हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इस कॉन्सेप्ट का हम लोग यूज़ करते हैं। अब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, इस चीज़ को समझते हैं। ऊपर देखो मैंने आपको अभी बताया कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में 2 कैटेगरी के लोग हैं, एक है MLAs और दूसरे हैं MPs, राइट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब इन दोनों के ही ना वोट की वैल्यू जो होती है ना वो अलग अलग होती है, यानी कि प्रपोर्शन के हिसाब से होती है, ठीक है। अभी कैसे होती है देखो, अगर मैं एक MLA की वोट की पावर काउंट करूँ कि एक MLA जो वोट करेगा उसकी कितनी पावर होगी, एक जैसे अगर अभी लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं, मैं वोट देने जाती हूँ तो मेरा वोट एक ही काउंट होगा। समझ में आया? सिमिलरली जितने भी हम लोग हैं, हम लोगों का वोट एक ही काउंट होगा। लेकिन क्योंकि हम लोग ये प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात कर रहे हैं जहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शंस हो रहे हैं, तो जो MLAs हैं, जो MPs हैं, वो हमको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिस टेरिटरी से वो बिलोंग करते हैं उस टेरिटरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। तो इसीलिए उन सबके वोट की जो वैल्यूज़ है ना वो अलग अलग होती हैं, ठीक है। तो एक MLA की वोट की वैल्यू कितनी होती है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट, जिस भी स्टेट के वो एक MLA हैं उस स्टेट की जितनी पॉपुलेशन है, मान लो जिस स्टेट के वो MLA हैं उस स्टेट की पॉपुलेशन है 10,000, ठीक है। इसके बाद
टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए, यानी कि कितने इलेक्टेड एमएलएज हैं उस स्पेसिफिक एरिया से, वो मैंने मान लिया कि कितने 120 है फॉर एग्जांपल, इनटू 1/1000 ये कर दिया मैंने। तो अब ये काटो 1 2 3 1 गया, तो 1/12। तो एक एमएलए 12 नहीं 2 ले लेते, चलो 12 ले लो कोई नहीं, आप समझ गए ना, मैंने एग्जाम्पल के लिए लिया है। तो एक एमएलए की वोट की कीमत कितनी हो गई, 1/12, समझ में आ गया। सिमिलरली अब एक एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होगी, टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल द एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट, यानी कि जितने भी एमएलएज थे, जितने भी एमएलएज के मिलाकर जितने भी वैल्यू आई उन वोट्स की, वो वोट प्लस टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि जितने ये मेंबर्स हैं हमारे पास, ये 233 + 543 ये, और ऊपर कितना आ जाएगा, जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं हमारे पास पार्लियामेंट के नीचे वो, और ऊपर कितना आ जाएगा, जितने भी एमएलएस की वोट की वैल्यू थी वो। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो, ठीक है। तो ये था हमारा प्रेसिडेंट के इलेक्शन का कॉन्सेप्ट, और इसी चीज़ से रिलेटेड 2022 में सवाल आया है, तो ये आपको पता होना चाहिए इसी वजह से कि वैल्यू कितनी होती है वोट के उनके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं इस चीज़ पे, मैंने आपको अभी क्या समझाया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो इस चीज़ को वही समझते हैं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले एग्जाम्पल दिया था। देखो ये हम मान लेते हैं कि एक वोट करने की मशीन है जहाँ पे मुझे वोट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट पार्टीज़ हैं, यहाँ पे है सन को एक पार्टी है, एक यहाँ पे हाउस एक पार्टी है, इसके बाद यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं सन हो गया, हाउस हो गया, और फ्लावर मान लेते हैं, फ्लावर एक पार्टी है, पेंसिल मान लेते हैं एक पार्टी है, इसके बाद हम लोग टीवी मान लेते हैं एक पार्टी है, ठीक है। इसके बाद पेंसिल टीवी हो गया, और मोबाइल मान लेते हैं एक पार्टी है, ठीक है, ये मोबाइल है, ठीक है। अब मुझे क्या करना होता है, अगर मैं इन जनरल इलेक्शन की बात करूं तो मुझे जाके किसी भी एक इंसान को वोट देना होता है, ठीक है, और वो वोट काउंट हो जाता है एक वोट। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में क्या बताया मैंने आपको, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या है, ये तो समझ में आ गया कि प्रपोर्शन के हिसाब से वैल्यू काउंट होता है, चाहे एमएलए वोट करे चाहे एमपी वोट करे, ठीक है। किसके प्रपोर्शन के हिसाब से, हम लोगों की प्रपोर्शन के हिसाब से, पॉपुलेशन के प्रपोर्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद अब इस चीज़ का मतलब क्या है, बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो देखो प्रेसिडेंट को इलेक्शन जीतने के लिए 50% + 1 की मेजॉरिटी चाहिए होती है। कितने की मेजॉरिटी चाहिए होती है, 50% + 1, और ये मैंडेटरी है। अगर ये मेजॉरिटी से कोई नहीं जीतता है तो वो प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो 50% + 1 की मेजॉरिटी अब कैसे मेंटेन रहेगी, तो देखो इसको ऐसे देखते हैं। तो 50% + 1 ये मेजॉरिटी कैसे मेंटेन रहेगी, है ना। तो देखो इसको ऐसे देखते हैं, मैं आपको समझाती हूँ, ध्यान से देखना इधर। तो अब मेरे पास जब ये शीट आएगी कि मुझे वोट करना है, तो मुझे यहाँ पे ना नंबरिंग देनी होती है कि फॉर एग्जांपल कि मैं चाहती हूँ कि सन जिस पार्टी का सिंबल है, सन जिनका सिंबल है, वो प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो इनको मैं क्या कर दूंगी, नंबर 1 दे दूंगी। फिर मैं चाहती हूँ कि अगर सन वाले नहीं बनते हैं तो जिनका ये कैलकुलेटर है वो बन जाए, सॉरी मोबाइल है वो बन जाए। फिर मैं चाहती हूँ अगर अच्छा ठीक है ये भी ना बने तो फ्लावर जिनका है वो बन जाए। फिर मैं कहती हूँ नहीं फ्लावर भी नहीं बने, तो फिर मैं चाहती हूँ जिनका हाउस है वो बन जाए। हाउस भी नहीं तो फिर मैं चाहती हूँ पेंसिल वाले बन जाए। फिर मैं चाहती हूँ अगर पेंसिल वाले भी नहीं हुए तो टीवी वाले बन जाए। तो इस तरीके से मैं अपनी नंबरिंग कर देती हूँ शीट पे। सिमिलरली सारे ही जो लोग वोट कर रहे हैं एमपीज एमएलएस, वो भी इसी तरीके से क्या करेंगे, नंबरिंग कर देंगे। अब होगा क्या ना, काउंटिंग होगी कि सन के लिए कितने वोट्स हैं। तो अगर तो ये लोग ये मेजॉरिटी कर रहे होंगे 50% + 1, तब तो सन बन जाएंगे प्रेसिडेंट। पर अगर सन के लिए ये मेजॉरिटी नहीं हो रही होगी तो फिर क्या करेंगे हम लोग, नेक्स्ट सिंबल हाउस पे चले जाएंगे। फिर देखेंगे हाउस के लिए कितनी मेजॉरिटी है। अब क्योंकि मैंने नंबर 4 पे दिया है तो ये क्या काउंट होगा, नंबर 1 1 1 1 1। इनका अगर बना तो फिर ये बन गए, फिर इनका नहीं हुआ, फिर इनका हुआ तो ये बन जाएंगे। सिमिलरली ऐसे करके नंबरिंग काउंट होती है और आपका वोट जो है ना वो ट्रांसफ़र होता जाता है, ठीक है। और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। समझ में आ गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब मैंने आपको क्या बताया, जितने भी एमएलएज हैं उन सब के वोट की अलग अलग वैल्यूज़ होती है डिपेंडिंग कि स्टेट की कितनी पॉपुलेशन है और कितने एमएलएज हैं ये। और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट यानी कि यूजुअल इलेक्शंस में हर इंसान के वोट की इक्वल कीमत होती है, ठीक है। और हर इंसान एक ही इंसान को वोट कर सकता है। बट सिंगल ट्रांसफरेबल वोट में हम लोग प्रेफरेंस डालते हैं क्योंकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हमें 50% की मेजॉरिटी चाहिए होती है। आई होप मैंने ये चीज़ आपको अच्छे समझाई हो, ठीक है। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बताया था, क्वालिफिकेशंस। यहाँ पे मैं एक चार्ट बना देती हूँ, ऊपर ही बना देती हूँ यहाँ पे, ठीक है।
एक सेकेंड, हाँ। तो देखो मैंने आपको क्या बताया, पहले मुझे चाहिए होता है कि इलेक्शंस पता होने चाहिए जब मैं यूनियन कैबिनेट के बारे में पढ़ रही हूँ। तो इसके बाद अगर यूनियन एग्जीक्यूटिव्स के बारे में पढ़ रही हूँ तो इसके बाद मुझे क्या पता होना चाहिए, इनके क्वालिफिकेशंस के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से मैं या कोई भी इंसान अगर चाहेगा प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर बनना तो उसको क्या क्या क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ेंगे। तीसरा है टर्म पता होना चाहिए कितने साल के लिए रहेंगे, और क्या कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस पता होना चाहिए किस तरीके से उनको उनकी पोजीशन से हटाया जा सकता है। चौथा क्या पता होना चाहिए, पावर्स पता होनी चाहिए कि एग्जैक्टली इनके पास क्या क्या पावर्स है और इनका काम क्या है, फंक्शन क्या है इनका, ठीक है। और पांचवी चीज़, अगर कोई क्या कहते हैं स्पेशल पावर है जिसको हम लोग वीटो पावर कहते हैं, अगर कोई ऐसी पावर एग्जिस्ट करती है तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए। तो अगर आप लोग ये चैप्टर्स पढ़ोगे यूनियन एग्जीक्यूटिव्स वाले, जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको ना ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए उनके बारे में। तो इलेक्शंस हम लोगों ने देख लिया, अब क्या देखेंगे हम लोग, क्वालिफिकेशंस देखेंगे। तो चलो चलते हैं फटाफट क्वालिफिकेशंस की तरफ। तो ये है क्वालिफिकेशंस। देखो पहला क्या है, ही शी शुड बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, क्या होना चाहिए, वो एक इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। दूसरी बात, ही शी शुड बी हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज। अच्छा, इस चीज़ को पहले मैं एक बार और जोर देना चाहूँगी, जो यूएसए है ना, वहाँ पे क्या है, जो यूएसए का सिटीजन है वो एलिजिबल है या नहीं है प्रेसिडेंट बनने के, वो इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि उन्होंने सिटीजनशिप कैसे ली है। अगर वो बाय बर्थ नेचुरली वहाँ के सिटीजन हैं तब तो वो एलिजिबल है, बट अगर मैं जैसे अभी इंडियन हूँ और मैं जाके वहाँ यूएसए की सिटीजनशिप एक्वायर कर लेती हूँ तो फिर मैं प्रेसिडेंट नहीं बन सकती हूँ, क्योंकि मैं बाय बर्थ वहाँ के सिटीजन नहीं हूँ। बट इंडिया में ऐसा कोई सीन नहीं है। इंडिया में चाहे आपने किसी भी तरीके से सिटीजनशिप अपनाई हो, चाहे बाय बर्थ हो, बाय सर्टिफिकेट हो, जो भी हमने तरीके पढ़े थे इस चैप्टर में, इनमें से किसी भी तरीके से आपने अगर सिटीजनशिप अपनाई है तो फिर आप प्रेसिडेंट बनने के लायक हो, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हो गया, ही शी शुड हैव कंप्लीटेड 35 ईयर्स ऑफ एज, एटलीस्ट आप 35 ईयर्स के होने चाहिए। और ही शी शुड बी क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज अ मेंबर ऑफ लोकसभा, यानी कि आप लोकसभा के इलेक्शंस के लिए एलिजिबल होने चाहिए। क्या, यानी कि कल की डेट में अगर आप चाहो तो आप लोकसभा के मेंबर बन सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है, ही शी शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इस चीज़ का मतलब क्या है, इस चीज़ का मतलब ये है कि आप ना किसी और मतलब कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आपके पास नहीं होना चाहिए जब आप एक प्रेसिडेंट बन रहे हो या बन चुके हो, ठीक है। यानी कि आप कोई और पोजीशन या कोई और ऑफिस होल्ड नहीं करते हो, ठीक है। इसके बाद ओथ, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि प्रेसिडेंट को ओथ कौन दिलवाता है। तो प्रेसिडेंट को ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलवाते हैं, और इन केस अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, किसी भी रीज़न से बीमार हैं, तबीयत खराब है या फिर छुट्टी पे हैं, कोई भी XYZ रीज़न है, तो उनकी जगह पे जो सीनियर मोस्ट जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, वो ओथ दिलवाएगा प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो और ओथ क्या है प्रेसिडेंट की, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेलबींग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। ये ओथ है हमारे प्रेसिडेंट की, ठीक है। Oath of the office to the president is administered by Chief Justice of India and in his absence the senior most judge of the Supreme Court available, जो भी senior most judge होंगे वो करेंगे, ठीक है। अब कंडीशंस क्या है प्रेसिडेंट की ऑफिस की, यानी कि अगर आप प्रेसिडेंट बन जाते हो तो आपको कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी गई है, हमें उस चीज़ को मतलब ये मेक श्योर करना है एज अ प्रेसिडेंट आप उन चीज़ों को फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो पहला क्या है, ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट और अ हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। इस लाइन का मतलब क्या है कि आप जब प्रेसिडेंट हो ना, तो आप किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते हो, ना लोकसभा के, ना राज्यसभा के, ना ही किसी भी स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबलीज के या लेजिस्लेटिव काउंसिल के, ठीक है। आपको पता होगा इंडिया में 5 या 6 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे बाई कैमरलिज्म फॉलो होता है, जैसे कि हमारे पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा है ना, वहाँ भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी हैं, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती हैं, ठीक है। आपको ना कमेंट में ना उन 6 स्टेट्स के नाम बताने हैं मुझे जहाँ पे बाई कैमरलिज्म है, ठीक है। तो वो क्या है, क्या बताया मैंने आपको, तो प्रेसिडेंट जो है ना इनमें से किसी भी हाउस के मेंबर नहीं हो सकते हैं, और इन केस अगर वो किसी हाउस के मेंबर थे तो जिस दिन वो ओथ ले लेते हैं प्रेसिडेंट की, उस दिन से उनको वो सीट अपनी छोड़नी पड़ती है। अब वो सिर्फ एक प्रेसिडेंट की तरह ही काम कर रहे हैं, क्योंकि क्वालिफिकेशंस में इस चीज़ साफ साफ लिखी हुई है कि कोई ऑफिस वो होल्ड नहीं कर सकते, कोई एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम उनके पास नहीं हो सकता है, ठीक है।
अब कहाँ थी मैं, हाँ, इफ़ एनी सच पर्सन इज़ इलेक्टेड एज प्रेजिडेंट, अगर कोई ऐसे इंसान जो कि लोकसभा के मेंबर भी हैं और अब प्रेजिडेंट भी बन गए हैं, तो ही इज़ डीम्ड टू हैव वेकेटेड हिज सीट इन दैट हाउस ऑन द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस एज प्रेजिडेंट। समझ में आ गया, उनको वो सीट छोड़नी पड़ेगी उस दिन से जिस दिन से वो प्रेजिडेंट बन चुके हैं। एक चीज़ और मैं आपको बताती हूँ, हो सकता है ये क्वेश्चन कभी आपसे घुमा फिरा के पूछा जाए, तो देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन हो गए या प्राइम मिनिस्टर भी बन गए या कोई जिस भी पोजीशन पे जो भी इलेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, वो तब तक प्रेसिडेंट नहीं कहलाए जाएंगे जब तक वो अपनी ओथ ना ले ले, शपथ ना ले ले। तो जब तक हमारे प्रेसिडेंट शपथ नहीं लेते हैं तब तक वो प्रेसिडेंट नहीं कहलाते हैं, ठीक है। और यही एक रीज़न है कि अपना टर्म पीरियड पूरा होने के बाद, मान लो आज मैं प्रेसिडेंट हूँ, ठीक है, अब मैं प्रेसिडेंट अभी हूँ और अभी इलेक्शंस चल रहे हैं, मेरा टर्म पीरियड ओवर हो चुका है, लेकिन मैं तब तक अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकती हूँ जब तक कोई नए प्रेसिडेंट नहीं आ जाते हैं मेरी जगह पे। भले ही उनका इलेक्शन हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, बट अगर मान लो जैसे कोविड-19 जैसा कोई पैंडेमिक आ गया और बस उनका ओथ लेना रह गया है, बस इसी वजह से वो अभी तक अपने ऑफिस में नहीं आए हैं, तो जब तक वो अपनी ओथ नहीं ले लेते हैं ना, तब तक मैं ही प्रेसिडेंट हूँ। और वो जो टाइम आप दे, मेरा जो टर्म पीरियड जो ओवर हो चुका है 5 साल का, उसके बाद भी मैं रहूँगी जब तक कि वो ओथ लेके अपने ऑफिस में ना आ जाए। समझ में आ गया। तो कोई भी इंसान अगर अपनी पोजीशन पे इलेक्ट हो गया है, फिर भी वो इंसान वो पोजीशन की पावर होल्ड नहीं करता जब तक वो ओथ ना ले ले। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद है ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, यानी कि कोई और मतलब कोई और ऑफिस वो होल्ड ना करते हों। ही इज़ एंटाइटल विदाउट पेमेंट ऑफ रेंट टू यूज़ हिज ऑफिशियल रेजिडेंस दैट इज़ द राष्ट्रपति भवन, यानी कि उनको बिना किराया दिए वो राष्ट्रपति भवन में रह सकते हैं। ही इज़ एंटाइटल टू सच इमोल्यूमेंट्स, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस एज मे बी डिटरमाइंड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि कल के डेट में अगर पार्लियामेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ अवेलेबल है हमारे प्रेसिडेंट को, उसके अलावा भी कोई और फैसिलिटी ऐड करती है पार्लियामेंट, तो वो फैसिलिटी हमारे प्रेसिडेंट को दिया जाएगा। अब यहाँ पे कैच ये है कि देखो, अगर जैसे आज मुझे प्रेसिडेंट अपॉइंट किया जाता है, उस टाइम पे प्रेसिडेंट की जो सैलरी है ना वो 1 लाख पर मंथ है, ठीक है, ये हम मान के चलते हैं। लेकिन ड्यू टू एनी इश्यूज़, मान लो फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, कोई भी ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है जिस वजह से जो ये सैलरी है प्रेसिडेंट की वो हमें कम करनी पड़ रही है, तो मान लो 1 लाख से घटा के मैंने उसको अब मतलब पार्लियामेंट ने उसको अब 50 लाख कर दिया है, राइट। तो लेकिन जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है ना, उनकी सैलरी फिर भी यही रहेगी, 50 लाख नहीं होगी। 50 लाख किनकी होगी? जो उनके बाद जो प्रेसिडेंट आएंगे उस टाइम पे अगर ये है तो उस टाइम पे उनकी सैलरी ये होगी। लेकिन जिनको करेंटली अपॉइंट किया गया है 1 लाख पे, उनकी सैलरी को कम नहीं किया जाएगा। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना। तो पार्लियामेंट ना टाइम टू टाइम फैसिलिटी, सैलरी, इन सब में चेंजेस कर सकता है, लेकिन अगर वो अच्छा करेगा, चीज़ को बढ़ाएगा, तो करंट प्रेसिडेंट की पोजीशन पे जो है उन पे अप्लाई होगा। लेकिन उन्हीं अलाउंसेस को और जितनी भी ये चीज़ें दे रखी हैं पर्क्स को, उनको कम करेगा अगर पार्लियामेंट, तो फिर वो करंट प्रेसिडेंट पे लागू नहीं होंगी। जो उनके बाद आएंगे ना, तब तक अगर वो रूल है तो उन पे लागू होगी, लेकिन जो हमारे करंट प्रेसिडेंट है उन पे लागू नहीं होगी। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद हाँ देखो, यही चीज़ है जो नेक्स्ट लाइन कह रही है, हिज इमोल्यूमेंट्स एंड अलाउंसेस कैन नॉट बी डिमिनिश्ड ड्यूरिंग हिज टर्म ऑफ ऑफिस। समझ में आ गया ये आपको? यानी कि जब तक वो अपनी पोजीशन पे है तब तक उनकी जो भी अलाउंसेस हैं, इमोल्यूमेंट्स है, जितने सैलरीज है, इन चीज़ को हम लोग रिड्यूस नहीं कर सकते, बढ़ा सकते हैं। समझ में आ गया? इसके बाद है टर्म प्रेसिडेंट होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ 5 years, 5 साल के लिए करते हैं, फ्रॉम द डेट ऑन विच ही एंटर्स अपॉन हिज ऑफिस। हाउएवर ही कैन रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस एट एनी टाइम बाय एड्रेसिंग हिज रेजिग्नेशन लेटर टू द वाइस प्रेसिडेंट। अब यहाँ पे ये आपका यूपीएससी का क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट अपना रेजिग्नेशन किसको सबमिट करते हैं? वाइस प्रेसिडेंट को। ये चीज़ ध्यान रखना। तो प्रेसिडेंट 5 साल पूरा होने से पहले भी, अपना टर्म पीरियड पूरा होने से पहले भी रिजाइन कर सकते हैं अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को सबमिट करके। Also, he can be removed from the office before completion of his टर्म बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में समझाऊंगी। अब फैक्ट, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, प्रेसिडेंट कैन होल्ड ऑफिस बियॉन्ड हिज टर्म ऑफ 5 years अंटिल हिज सक्सेसर अज्यूम्स चार्जेस। ये मैंने आपको कुछ ही टाइम पहले समझाया है कि जब तक कोई नए प्रेसिडेंट ओथ लेके अपनी पोजीशन पे ना आ जाए, तब तक जो करंट प्रेसिडेंट है, भले ही उनका टाइम पीरियड पूरा हो चुका हो, वो फिर भी अपनी पोजीशन पे मेंटेन रहेंगे जब तक उनके सक्सेसर आके अपनी पोजीशन अज्यूम ना कर लें। ठीक है।
अब ये हो गया। इसके बाद है ही और शी इज़ ऑल्सो एलिजिबल फॉर री इलेक्ट टू दैट ऑफिस, यानी कि हमारे यहाँ इंडिया में जो प्रेसिडेंट है वो री इलेक्शन के लिए भी एलिजिबल है n नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी मर्जी टाइम चाहे वो उतनी मर्जी टाइम इलेक्शन में खड़े हो सकते हैं और हमारे प्रेसिडेंट बन सकते हैं, बट यूएसए में ऐसा नहीं है। उसके बाद ही शी मे बी इलेक्टेड फॉर एनी नंबर ऑफ टाइम्स, हाउएवर इन यूएसए अ पर्सन कैन नॉट बी इलेक्टेड टू द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट मोर देन ट्वाइस, 2 बार से ज़्यादा वहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बन सकते हैं वो, ठीक है। इसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये इम्पीचमेंट प्रोसेस। इम्पॉर्टेंट आपका इस पर्सपेक्टिव से है क्योंकि देखो मैं आपको बताती हूँ, एक तो ये हमारे स्टैटिक का पार्ट है, दूसरी बात अभी करंट में ये चल रहा है, तो इसीलिए आपको इम्पीचमेंट प्रोसेस पता होना चाहिए। अब इम्पीचमेंट का मतलब क्या है, देखो हमारे जो प्रेसिडेंट है उनको हमने फर्स्ट लाइन क्या पढ़ी थी, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। फर्स्ट लाइन हमने पढ़ी है यहाँ पे, ही एक्ट एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटेग्रिटी एंड सॉलिडारिटी, ठीक है। इसके बाद इनकी ओथ देखो प्रेसिडेंट की क्या है, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, टू डिवोट हिमसेल्फ टू द सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। कहने का मतलब ये है कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति हमेशा लॉयल रहेंगे, जो भी चाहेंगे इंडिया के हित के लिए चाहेंगे, इंडिया के जितने भी लोग हैं उन लोगों के लिए भले के लिए चाहेंगे, राइट। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस का मतलब ये है बाय एनी चांस, अगर देखो मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ना उनको कई तरीके की पावर्स मिली होती हैं, कई तरीके की डिस्क्रिशनरी यानी कि छूट मिली होती है। उनमें से कुछ छूट इस तरीके की भी है कि प्रेसिडेंट के खिलाफ कोई भी लीगल लाइबिलिटी नहीं बनती है, यानी कि आप किसी भी तरीके का लीगली कोई केस नहीं कर सकते हैं प्रेसिडेंट के ऊपर, ठीक है। उसके बाद है क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो होंगी ना प्रेसिडेंट पर आप नहीं कर सकते, यानी कि मान लो प्रेसिडेंट अपनी कार चला रहे हैं, आप सामने आ गए और उनकी गाड़ी से आपकी गाड़ी की टक्कर हो गई, भले ही गलती उनकी हो लेकिन इसमें वो कसूरवार नहीं है क्योंकि उनके खिलाफ आप लोग क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकते, गलती आपकी है कि आप उनकी गाड़ी के सामने आए। जेन्युइनली आई एम सेइंग दिस, ये ट्रूथ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये क्या बताया मैंने आपको, लीगल लायबिलिटी और क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। तीसरी चीज़ क्या है, सिविल केसेस, यानी कि आप सिविल केसेस कर सकते हो। मान लो आपकी कोई प्रॉपर्टी प्रेसिडेंट ने अगर हड़प ली है तो उनके खिलाफ आप केस कर सकते हो, लेकिन 2 महीने का आपको नोटिस देना पड़ेगा उस चीज़ के लिए। ये तीनों पॉइंट याद रखना, प्रेसिडेंट के अगेंस्ट लीगल लायबिलिटी नहीं बनती, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है और सिविल केसेस हो सकते हैं लेकिन 2 महीने का नोटिस देने के बाद। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। अब मान लो कल की डेट में हमें ये पता लगता है कि प्रेसिडेंट को तो जिस चीज़ के लिए हमने रखा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पालन करेंगे, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके मतलब उसके लिए वो फेथफुल रहेंगे, बाय एनी चांस हमें ये पता लगता है कि प्रेसिडेंट जो भी काम कर रहे हैं वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्या बोला मैंने, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है। क्या हो रहा है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है, यानी कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जा रही है ये कोई चीज़ें। तो उस केस में हम लोग प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटा सकते हैं। इसी चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस, यानी कि जो उनको टाइम पीरियड मिला हुआ था 5 साल का, उससे पहले हमने कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ ऑब्जर्व कर ली हैं कि हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट है ना ये कॉन्स्टिट्यूशनली काम नहीं कर रहे हैं बल्कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ इसी ग्राउंड पे मैं प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटा सकती हूँ और कोई ग्राउंड नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैंने कल उनको स्मोकिंग करते हुए देख लिया तो मैं ये बोलूँगी ये प्रेसिडेंट बनने के लायक नहीं है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सिर्फ अगर मेरे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी लिखा है उसके विरुद्ध वो जा रहे हैं तो फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि हमारे ये जो प्रेसिडेंट जी हैं इनको इम्पीच करना पड़ेगा इनकी पोजीशन से, ठीक है। अब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है क्या, कोई भी मतलब बोल सकता है कि हटा दो प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से, नहीं। अब ये पूरा इम्पीचमेंट प्रोसेस हम लोग समझते हैं। देखो पहली बात तो ये, जैसा मैंने आपको बताया कि इम्पीचमेंट प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ वायलेशन अगर हो रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, उसी चीज़ के लिए हो सकता है, उसके अलावा किसी और चीज़ के लिए उनको उनकी पोजीशन से नहीं हटा सकते। दूसरी चीज़ ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये जो फ्रेज आपका लिखा है ना, वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इस चीज़ को डिफाइन नहीं कर रखा है। अब आप बोलोगे दी इसमें डिफाइन करने वाला जैसा क्या है, वायलेशन हो रहा है कॉन्स्टिट्यूशन का, ये तो सबको पता है ना। तो एक चीज़ मुझे बताओ, क्या हम लोगों को ये नहीं पता है लॉ किसको कहते हैं, या क्या हम लोगों को ये नहीं पता है कि स्टेट किसको कहेंगे, गवर्नमेंट किसको कहेंगे। लेकिन हम लोगों ने आर्टिकल नंबर 12 में स्टेट की डेफिनेशन देखी है, गवर्नमेंट की डेफिनेशन देखी है, आर्टिकल नंबर 13 में लॉ की डेफिनेशन देखी है, आर्टिकल नंबर 1 में हमने टेरिटरीज की डेफिनेशन देखी है कि टेरिटरी किसको कहेंगे, हमने देखा है कि नहीं देखा है ये चीज़। तो कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक चीज़ को डिफाइन कर रखा है,
इसलिए कि सब कोई अपने अकॉर्डिंग ना मानने लगे कि क्या 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 है, समझ रहे हो। हाँ, एक चीज़ का प्रॉपर एक डेफिनेशन एग्जिस्ट करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, राइट। सिमिलरली हमें यहाँ पे जो फ्रेज है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको भी डिफाइन करना चाहिए था ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, बट ये जो टर्म है ना ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, पता लगे कल क्वेश्चन आ जाए कि क्या ये फ्रेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक्सप्लिसिटली डिफाइंड है और हम ये सोचे हाँ यार ये तो होगा, स्टेट भी डिफाइन कर रखा है, लॉ भी डिफाइन कर रखा है, टेरिटरीज की भी डेफिनेशन हम लोगों ने दे रखी है तो इसकी भी दे रखी होगी, बट नहीं, ये गलत है। वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अलग से डिफाइन नहीं कर रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है। अब क्या बोल रही थी मैं, इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो देखो इम्पीचमेंट प्रोसेस सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट स्टार्ट कर सकते हैं। कौन स्टार्ट कर सकते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। अब एक चीज़ मुझे बताओ, जब मैंने आपको बताया था कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट कौन करता है, बताओ मेरे को। 3 लोग करते हैं, एक तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर, और इलेक्टेड मेंबर ऑफ कौन, लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर। लेकिन यहाँ जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस हो रहा है ना, इसमें जो लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, चाहे वो दिल्ली एंड पुडुचेरी के हों, चाहे ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया किसी भी स्टेट से हो, वो उनमें से किसी भी स्टेट के मेंबर्स या फिर दिल्ली एंड पुडुचेरी के एमएलएस कोई भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये पूरा इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है सोलली सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट हैंडल करता है। और एक बात, जब प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने की बात चलती है तो सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स आगे आते हैं पार्लियामेंट के, नॉमिनेटेड मेंबर्स का उसमें कोई हाथ नहीं रहता है, राइट। नॉमिनेटेड मेंबर्स के पास हक नहीं है वोट करने का प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। लेकिन जब इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है तो नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं, यानी कि इम्पीचमेंट में, यानी कि प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटाने के लिए सारे ही मेंबर्स पार्लियामेंट के क्या कहते हैं काम करते हैं। लेकिन जब उनको इलेक्ट करना होता है तब सिर्फ इलेक्टेड मेंबर आते हैं पार्लियामेंट के, ठीक है। ये चीज़ पता, ध्यान रखना। अब क्या बोला मैंने आपको कि इम्पीचमेंट प्रोसेस कैसे शुरू होगा, पार्लियामेंट शुरू करेगा। पार्लियामेंट में लोकसभा या राज्यसभा किसी भी हाउस में ये इम्पीचमेंट प्रोसेस आपका शुरू हो सकता है प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटाने के लिए, ठीक है। उसके बाद ये जो है ना इम्पीचमेंट प्रोसेस, जैसे मान लो मैं राज्यसभा की मेंबर हूँ और मुझे प्रेसिडेंट के बिहेवियर में कुछ चेंजेस नज़र आए हैं, तो मैं क्या करूँगी, एक पूरा क्या कहते हैं उसको, मान लो एक तरीके से एक नोटिस तैयार करूँगी, एग्जैक्ट वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, अभी इसको रीड करेंगे तो ध्यान आ जाएगा। तो फिर मैं एक प्रॉपर एक नोटिस प्रिपेयर करूँगी जिसमें मैं जो जो चार्जेस हैं उनके अगेंस्ट वो सारे लिखूँगी कि ये चार्जेस हैं, ये इन वजह से मैं चाहती हूँ कि प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाए। फिर उन चार्जेस को दोनों ही हाउसेस में, जैसे मैंने राज्यसभा में शुरू किया है तो राज्यसभा के 1/4 मेंबर्स से साइन करवाना पड़ेगा मुझे, समझ में आया। और अगर लोकसभा में किया है तो लोकसभा के 1/4 मेंबर से मुझे साइन करवाना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान रखना। उसके बाद प्रेसिडेंट जी को हम लोग 14 दिन का नोटिस देंगे, 14 डेज़ का नोटिस, कि आपके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो गया है राज्यसभा में या लोकसभा में, जिस भी हाउस में स्टार्ट हो गया हो, ठीक है। उसके बाद इम्पीचमेंट प्रोसेस को दोनों ही हाउसेस से स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना पड़ता है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। तो जैसे अभी राज्यसभा में शुरू हुआ है, राज्यसभा में 1/4 मेंबर से साइन हो चुका है, उसके बाद स्पेशल मेजॉरिटी से वो पास भी हो गया है, ठीक है। अब स्पेशल मेजॉरिटी से पास होने के बाद वो जो रिजोल्यूशन था हमारा, वो जो नोटिस था हमारा, वो अब दूसरे हाउस में भेजा जाएगा। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि दूसरे हाउस को क्या करना पड़ेगा, एक कमेटी बनानी पड़ेगी और उन चार्जेस को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि राज्यसभा ने जो भी चार्जेस लगाए हैं हमारे प्रेसिडेंट के ऊपर, ये चार्जेस सही है या गलत है, समझ में आया। और वही सही या गलत प्रूफ होने के बाद, मान लो सही प्रूफ हो जाते हैं तो फिर लोकसभा से भी वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, और लोकसभा से स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो गया, देन प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। बस इतना सा था। अब इसको ज़रा रीड कर लेते हैं। प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन द मीनिंग ऑफ द फ्रेज वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ये पता रखना आप लोग। इसके बाद इम्पीचमेंट चार्जेस कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों हाउस में से किसी भी हाउस में स्टार्ट हो सकते हैं। दीज चार्जेस शुड बी साइंड बाय 1/4, होगा यहाँ पे 1/4, ठीक है, members of the house, and 14 days notice should be given to the president। उसके after the impeachment resolution is passed by majority of 2/3, यहाँ पे ये नहीं आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है, of the total membership of that house it is sent to the other house, दूसरे घर में भेज दिया जाएगा। the other house should investigate the charges, वो investigate करेंगे उन charges को। president has the right to appear and to be presented at such investigation, यानी कि जब हम उनके खिलाफ investigation कर रहे हैं तो president को अपना पूरा सहयोग देना पड़ेगा उस investigation के दौरान। जब जब उनको बुलाया जाएगा, उनसे पूछताछ की जाएगी, उनको आंसर देने पड़ेंगे, प्रेजेंट रहना पड़ेगा, ठीक है।
इसके बाद इफ अदर हाउस ऑल्सो सस्टेन्स द चार्जेस एंड पासिस द इम्पीचमेंट रिजोल्यूशन बाय मेजॉरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप देन द प्रेसिडेंट रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस फ्रॉम द डेट ऑन विच रिजोल्यूशन इज सो पास्ड। जब रिजोल्यूशन हमारा पास हो जाएगा तो प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। ये आपका इम्पीचमेंट प्रोसेस था। अब ये इस इम्पीचमेंट प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। क्वासी जुडिशियल का मतलब क्या होता है, तो ध्यान से समझो इस चीज़ को। हमारे यहाँ इंडिया में जजमेंट देने का काम किस बॉडी का है, जुडिशरी का है। 3 मेन बॉडीज है हमारे यहाँ, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। लेजिस्लेटिव का काम है लॉ बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है एग्जीक्यूट करना, जुडिशरी का काम है जजमेंट देना। समझ में आ गया। और जुडिशरी हमारी इंडिपेंडेंट है। तो जुडिशरी जिसका काम है जजमेंट देना, उस बॉडी के अलावा अगर कोई दूसरी बॉडी जजमेंट देती है, समझ में आया क्या बोल रही हूँ मैं, जुडिशरी के अलावा कोई दूसरी बॉडी अगर जजमेंट देती है, वो भी ऐसे ही नहीं जजमेंट दे दिया, बल्कि ये जो बॉडी है पार्लियामेंट, इन्होंने खुद ही चार्जेस लगाए हैं, खुद ही उसको इन्वेस्टिगेट किया है और खुद ही जजमेंट दे दिया है। यानी कि जो बॉडी जिसका काम जजमेंट देने का नहीं है, वो बॉडी खुद ही चार्जेस लगाए, खुद ही उसको इन्वेस्टिगेट करे और खुद ही क्या कहते हैं जजमेंट दे दे। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे हम लोग, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस। ये चीज़ ध्यान रखना, इस वर्ड का मीनिंग। अब few important things to remember, the nominated member of either house of parliament can participate in the impeachment of the president। मैंने जैसे आपको भी बताया कि जो nominated members होते हैं पार्लियामेंट के, both the houses, लोकसभा और राज्यसभा के, वो इस impeachment प्रोसेस में पार्टिसिपेट करते हैं। though they do not participate in the election, वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं प्रेसिडेंट के। the elected members of the legislative assemblies of the state and the union territories of Delhi and Puducherry do not participate in the impeachment process of प्रेसिडेंट। ये मैंने आपको अभी समझाया कि दिल्ली, पुडुचेरी या किसी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर इस क्या कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। नो प्रेसिडेंट मतलब किसी को भी इम्पीच अभी तक नहीं किया गया है। इसके बाद वैकेंसी इन द प्रेसिडेंट्स ऑफिस, मान लो हमने इम्पीच कर दिया प्रेसिडेंट को, या बाय एनी चांस प्रेसिडेंट नहीं है, तो वो ऐसी कौन सी सिचुएशन हमारे पास आ सकती है जिसके लिए हमें प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आ गई है, यानी कि प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन पे, अभी इंडिया का कोई प्रेसिडेंट है ही नहीं। तो ऐसी कौन सी कंडीशंस है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ टेन्योर ऑफ 5 years, जब उनका जो कार्यकाल है 5 साल का वो पूरा हो जाए। बाय हिज रेजिग्नेशन, अगर वो रिज़ाइन कर दे। ऑन हिज रिमूवल बाय द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, यानी कि इम्पीचमेंट के प्रोसेस से अगर उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाए। चौथा, बाय हिज डेथ, या तो उनकी डेथ हो जाए। पांचवा, अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही बिकम्स डिस्क्वालिफाइड टू होल्ड ऑफिस और व्हेन हिज इलेक्शन इज डिक्लेयर्ड वॉइड, यानी कि अगर हम ये घोषित कर दे कि जिस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन हुए थे वो तरीका ठीक नहीं था, या फिर ऐसा कि प्रेसिडेंट तो बन गए पर इन्होंने जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिखाई थी, अभी तो ये 34 साल के ही हैं, बट प्रेसिडेंट बनने के लिए तो 35 चाहिए होते हैं, इन्होंने फेक डॉक्यूमेंट दिखाए हैं, तो इस केस में उनको उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। तो इन 5 केसेस के अलावा और कोई छठा केस नहीं है जिसमें प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी आए। तो सिर्फ इन्हीं 5 केसेस में और प्रेसिडेंट के ऑफिस में क्या आ सकता है, वैकेंसी आ सकती है। अब इसके बाद हमारे पास बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसके अलावा भी आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ। मान लो प्रेसिडेंट बाय एनी चांस इनमें से कोई सी भी एक सिचुएशन आ गई है जिसकी वजह से प्रेसिडेंट को उनकी पोजीशन से हमें हटाना पड़ रहा है, या प्रेसिडेंट नहीं है और वैकेंसी हो गई है, तो देखो दोबारा प्रेसिडेंट को इलेक्ट करके लाने में तो काफ़ी टाइम चला जाएगा ना, तो तब तक कोई टेम्परेरी प्रेसिडेंट भी तो होना चाहिए ना। तो अगर प्रेसिडेंट को कुछ हो जाता है, वैकेंसी आ जाती है ऑफिस में, तो उस केस में कौन बनेंगे प्रेसिडेंट, हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी को प्रेसिडेंट बना दिया जाएगा। ऑब्वियस है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को भी कुछ हो गया, तो आज प्रेसिडेंट की डेथ हुई, कल वाइस प्रेसिडेंट की हो गई, फॉर एग्जाम्पल मैं समझा रही हूँ, कुछ भी ऐसा हो गया, तो फिर क्या करेंगे हम इस केस में। तो इस केस में क्या होता है, जो सीनियर मोस्ट जज होते हैं, पहले तो इस देखो ये हायरार्की मुझे समझाने ही दो। अगर हमारे प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, इनको कुछ हो गया बाय एनी चांस, तो इनकी जगह पे जो टेम्परेरी प्रेसिडेंट बनेंगे वो कौन बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। कौन बनेंगे, वाइस प्रेसिडेंट। बट बाय एनी चांस वाइस प्रेसिडेंट भी प्रेजेंट नहीं है अपनी पोजीशन पे, या उनको भी कुछ हो गया अचानक, तो फिर कौन बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन बनेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। और अब अगर इनको भी कुछ हो गया, ये भी नहीं है मान लो, तो फिर क्या होगा, तो फिर जो भी सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के वो बन जाएंगे सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये 4 चीज़ें आप लोग याद रखना, क्योंकि इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है और आई थिंक एक बार पूछा भी गया है। प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट अगर कुछ हो गया उनको, तो उनकी जगह पे वाइस प्रेसिडेंट है जो प्रेसिडेंट बन जाएंगे। बट बाय एनी चांस मान लो इंडिया में वाइस प्रेसिडेंट को भी कुछ हो गया है, वो
नहीं है तो फिर उस केस में जो चीफ जस्टिस है इंडिया के, उनको बना दिया जाएगा प्रेसिडेंट। और अगर बाय एनी चांस ये दोनों ही नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी अवेलेबल नहीं है, कुछ हो गया है उनको भी, तो फिर जो हमारे सीनियर मोस्ट जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, उनको बना दिया जाएगा। अब आप बोलोगे दी सीनियर मोस्ट जज भी नहीं है तो देखो ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट में काफ़ी जजेस होते हैं, तो सीनियर नहीं है तो उनसे थोड़ा लेस सीनियर जो होगा, अगर वो भी नहीं है तो उनसे थोड़ा लेस सीनियर जो होगा, तो ये हायरार्की है। समझ में आ गया? तो ये हायरार्की आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ पावर्स भी मिलती हैं हमारे प्रेसिडेंट को, जो उनका काम है उन पावर्स को निभाना। तो ऐसी कौन सी पावर्स हैं, इस चीज़ को देखने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताना चाहती हूँ। इन सभी को ना हम लोग जो पार्लियामेंट वाला चैप्टर करेंगे ना, वहाँ पे एक बार और समझेंगे अच्छे से, बट यहाँ मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा देती हूँ। इसके बाद आप लोग इसको लक्ष्मीकांत से एक बार रीड कर लेना, ठीक है? तो पहला तो है एग्जीक्यूटिव पावर्स। एग्जीक्यूटिव पावर्स का मतलब क्या है? हमारे यहाँ इंडिया में जो भी हम लोग काम परफॉर्म करते हैं, कोई ट्रीटी साइन करते हैं दूसरी कंट्री के साथ, या कोई ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं, कुछ भी अगर साइन हम लोग करते हैं तो वो प्रेसिडेंट के नाम पे साइन होता है, यानी कि वो प्रेसिडेंट ही साइन करते हैं। समझ में आ गया? तो जितने भी एक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट्स प्रेसिडेंट। ये बात आप लोग ध्यान रखना। आई नो काफ़ी लोगों को अभी तक लगता होगा दी ये तो काम तो प्राइम मिनिस्टर का है, बट नहीं, प्राइम मिनिस्टर का काम तो है, बट ये जो अथॉरिटी होती है ना, ये जो काम जिनके नाम पे हो रहा होता है वो प्रेसिडेंट के नाम पे हो रहा होता है। एक्शन सारा का सारा प्राइम मिनिस्टर ही लेते हैं, लेकिन वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि किसके नाम पे हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिप्रेजेंट, मतलब कौन करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट, तो वो हमारे प्रेसिडेंट हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं, और बाकी जो अलग मतलब यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं जो हम अपकमिंग अभी लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं, उनको भी प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। उसके बाद जो हमारे कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको भी हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को भी अपॉइंट करते हैं। रीज़न ये है इनको डिटेल में भी ना कराने का, क्योंकि ये जितनी भी बॉडीज़ की मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों को इन बॉडीज़ के बारे में अभी पता नहीं है। साथ ही इन सभी बॉडीज़ पे एक सेपरेट चैप्टर्स है लक्ष्मीकांत में। तो जब जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी कॉम्प्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया वाला चैप्टर में पढ़ाऊंगी आप लोगों को, तो वहाँ फर्स्ट लाइन ही आप लोग ये पढ़ोगे कि ये इनको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। तो अगर मैं इनमें से कुछ एक दो पॉइंट आपको अभी ना भी बताऊं तो ये मत सोचना कि मैंने छोड़ दिया है या वो छूट गया है, बिल्कुल भी नहीं। बल्कि जो अपकमिंग चैप्टर्स आएंगे ना, वहाँ आप उनको पढ़ोगे और वहाँ थोड़ा ज़्यादा सरल हो जाएगा पढ़ना, क्योंकि वहाँ आप एक चैप्टर में एक ही बॉडी के रिस्पेक्ट में पढ़ोगे। पर यहाँ आई थिंक आपकी जो लक्ष्मीकांत है वहाँ ए से लेके बहुत सारे पॉइंट है, ABCD ऐसे करके एग्जीक्यूटिव पावर्स में, तो कितना आप लोग याद रखोगे? तो इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब जब हम एक एक चैप्टर, इसके बाद जो चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ना प्रेसिडेंट के बाद, सब में प्रेसिडेंट का जिक्र आएगा कि प्रेसिडेंट द्वारा ये काम होता है, प्रेसिडेंट ये इस काम में इन्वॉल्व रहते हैं। तो वहाँ आप सेम चीज़ को, इन्हीं चीज़ों को वहाँ पर आप पढ़ रहे होगे, तो वहाँ ज़्यादा ईजी हो जाएगा याद करना। समझ में आ गया? तो एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या है? काफ़ी सारी बॉडीज़ को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड उनको चाहिए होता है, उनको हमें ज़रूरी होता है उनको भेजना। वो काफ़ी सारे कमीशन के, इन्वेस्टिगेशन के चेयरमैन को अपॉइंट करते हैं। सारा काम किसका है? प्रेसिडेंट का है। इसके अलावा लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होती हैं? तो ये आपको अभी नहीं समझ में आएगा, पर मैं बता देती हूँ फिर भी। वो सम्मन करते हैं, प्रोरोगेट करते हैं हमारे पार्लियामेंट के हाउस को, डिसॉल्व करते हैं लोकसभा को। तो ये जब हम पार्लियामेंट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ इस चीज़ को पढ़ेंगे। फिर फाइनेंशियल पावर्स क्या है उनकी, कौन से बिल, मतलब हम बिल पे कैसे प्रेसिडेंट, कोई भी बिल कैसे एक्ट बनता है, ये भी हम पार्लियामेंट वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर जुडिशियल पावर, उनको आपको पता होगा हमारे प्रेसिडेंट को पार्डनिंग पावर दे रखी है, यानी कि वो माफ़ कर सकते हैं। किन केसेस में कर सकते हैं, क्या है, वो आप पढ़ोगे। साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनको कौन अपॉइंट करते हैं? हमारे प्रेसिडेंट करते हैं। सिमिलरली वो सुप्रीम कोर्ट के जो भी सीनियर मोस्ट जज हैं उनसे एडवाइस ले सकते हैं, किसी कोई लॉ पूछ सकते हैं, कुछ भी, कोई भी। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि गवर्नमेंट के खिलाफ कोई केस चल रहा है, तो प्रेसिडेंट उसमें पूरा इंटरेस्ट शो कर सकते हैं इस चीज़ को लेके कि कोई भी लॉ उनको समझना है, तो वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज से हेल्प मांग सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो सकती है। साथ ही आपको जैसे मैंने बताया कि वो किसी को माफ़ कर सकते हैं, पनिशमेंट सस्पेंड कर सकते हैं किसी की। ये सारी चीज़ें, ये सारी पावर्स किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। इसके बाद जो डिप्लोमेटिक पावर्स, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती है, अग्रीमेंट्स होते हैं, नेगोशिएशंस होते हैं, वो सारे किसके नाम पे होते हैं? हमारे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। इसके बाद मिलिट्री पावर्स की बात करूँ तो ही इज़ द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज इन इंडिया। जैसे कि ये क्या कहते हैं, हमारे प्रेसिडेंट है जो चीफ्स आर्मी चीफ को अपॉइंट करते हैं, नेवी और एयरफोर्स के चीफ्स को अपॉइंट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इमरजेंसी पावर्स हमने लास्ट चैप्टर्स में पढ़ लिया था अच्छे से।
क्या नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी, और मैंने आपको अच्छे से समझाया था कि वहाँ पे प्रेसिडेंट का क्या रूल और क्या फंक्शन होता है। तो आई होप आपको ये चीज़ पता हो। इसके अलावा जब मैंने आपसे ऊपर अभी एक चार्ट बनवाया था, थोड़ा उसे देख लेते हैं फटाफट से। ये अगर आप देखो ध्यान से, हमने ये पूरा पढ़ लिया क्या? देखो मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अभी से ना जब हम ये यूनियन एग्जीक्यूटिव वाली बॉडी पढ़ रहे होंगे ना, इनमें से अगर कोई भी पॉइंट मैं आपको ना पढ़ाऊँ, कोई छूट जाए गलती से, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि दी आपने प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में 5 पॉइंट्स हमें कहे थे, इलेक्शंस, क्वालिफिकेशन, टर्म्स एंड इम्पीचमेंट, पावर्स एंड फंक्शन, वीटो पावर्स, इनमें से आपने ये पॉइंट छोड़ दिया है या आपने इस चैप्टर में नहीं समझाया है। समझ में आ गया? इस तरीके से आप मुझे बताना, तो मुझे समझ में आएगा कि आप लोग भी इस चीज़ को लेके काफ़ी ज़्यादा अटेंटिव हो। ठीक है, तो क्या कह रही थी मैं आपको, तो वीटो पावर्स, अब बचा है हमारे पास वीटो पावर्स। तो वीटो पावर्स का मतलब क्या है? देखो कोई भी बिल जो है वो एक्ट कब बन सकता है? जब उसको प्रेसिडेंट की एसेंट मिल जाए, यानी कि प्रेसिडेंट की मंजूरी मिल जाए कि हाँ ये चीज़ें ठीक है। तो प्रेसिडेंट जो है ना उस बिल पे अपनी मंजूरी दे भी सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, तो ये उनके पास एक वीटो पावर है। दूसरी पावर क्या है कि मतलब वो बिल को अपने पास रख भी सकते हैं, बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं कि नहीं भाई तुम वापस सोचो, ये मुझे ठीक नहीं लग रहे हैं ये क्लॉज, इसको ठीक करके लेके आओ मेरे पास। तो ये पावर किसके पास है? हमारे प्रेसिडेंट के पास है। उसके बाद क्या बोला मैंने आपको कि ये कुछ ऐसी पावर्स हैं जो सिर्फ हमारे प्रेसिडेंट के पास है और हमारे प्रेसिडेंट के अलावा किसी और के पास नहीं है ये पावर्स। ठीक है, तो ये है वीटो पावर बिल के रिगार्डिंग। ये भी हम लोग पार्लियामेंट में पढ़ेंगे और डिटेल से। समझ में आ गया? आई होप आपको ये जो चैप्टर है ये अच्छे से समझ में आया हो, कोई डाउट ना हो। कोई डाउट हो तो मुझे बताना। मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं ऐसे तुम्हें धीरे बोलूँ, बट स्टिल अगर आप लोगों को फास्ट लग रहा है तो मुझे एक चीज़ बताओ, यूट्यूब पे जो वो हम 0.25 स्पीड, 1.25 स्पीड ऐसे जो एडजस्ट कर लेते हैं, उससे हो पाता है या नहीं हो पाता है? जेन्युइनली पूछ रही हूँ मैं ये, क्योंकि अगर आप लोगों को फिर भी दिक्कत होगी तो मैं कोशिश करूँगी और धीरे बोलूँ। ठीक है, इसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस फ्रेम किए हैं इस पे। मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें उनको देखना है कि किस तरीके से हमें उनको अप्रोच करना है। एक काम करते हैं, एक सेकंड, मैंने होमवर्क क्वेश्चन अगर इसमें लगाए होंगे तो फिर तो कोई बात नहीं, मैं करा दूंगी, बट नहीं लगाए हैं। हाँ, तो ये आपके ना प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इनको आपको अटेम्प्ट करना है। 28, 29, 30 क्वेश्चन है, और ये होमवर्क क्वेश्चन दिए मैंने आपको। क्या करूँ, इन क्वेश्चंस को दे दूँ आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए? और फिर मैं जब हमारा सेट वाला होगा, मतलब अगर आप लोगों को नहीं है पता, मैं बता देती हूँ, हम इकोनॉमी की वीडियो भी कर रहे हैं, राइट। इकोनॉमी की वीडियो में हमने देखा है, मैंने आपको जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी ज्वाइंड है उनको पता होगा कि मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस का एक क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट भेजा है आप लोगों को, ताकि आप लोग उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सको। वो मैंने डिफरेंट मॉक पेपर्स, आपका विजन IAS, इनसाइट IAS और ये जितने भी कोचिंग सेंटर्स होते हैं उनका कंपाइल करके मैं कोशिश करूँगी अपलोड करूँ। साथ ही अभी तो मैंने बेसिक से शुरू किया है, क्योंकि हमने इकोनॉमी अभी काफ़ी बेसिक से ही पढ़ा है। सिमिलरली मैं ऐसा पॉलिटी के लिए भी अपलोड करूँगी, तो आप लोग ना इसको मैं ना पॉलिटी के लिए ही अपलोड कर दूँगी। आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन बन जाएगा प्रेसिडेंट वाले चैप्टर से। या फिर एक काम करते हैं, मैं ना नेक्स्ट वीडियो में जब मैं वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर आप लोगों को पढ़ाऊंगी ना, तब ये क्वेश्चंस कराऊंगी, ताकि हम कंपैरिजन में करते रहें, ताकि आप लोगों को इजीली याद भी आ जाए, हो जाएगा। प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ईजी है चैप्टर। खाली आपको जो आप लोगों ने इलेक्टोरल कोलाज यहाँ पे पढ़ा है ना, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्टोरल कोलाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, बाकी ऑलमोस्ट ये चैप्टर सेम ही है। तो इसीलिए मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर कराऊंगी ना, तो वहाँ पे ना हम लोग इनके ये प्रैक्टिस क्वेश्चन और जो वाइस प्रेसिडेंट वाले चैप्टर से रिलेटेड प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे, दोनों को कंपेयर करके साथ में सॉल्व करेंगे, ताकि आप लोगों के मन में कोई डाउट ना रहे और इजीली समझ में भी आ जाए। ठीक है, लेकिन इसके बावजूद हमारे पास ना होमवर्क क्वेश्चंस हैं, इनके आंसर्स ना आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। जिसका ठीक होगा ना, मैं उसका कमेंट पिन कर दूंगी, ताकि आप लोगों को आंसर मिल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, हु एडमिनिस्टर्स द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन एडमिनिस्टर करता है? तो इनमें से आपको बताना है सही आंसर। फिर है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट? कौन सा करता है ये बताना है। देन, द प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर अ नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स? नेशनल इमरजेंसी के बारे में हमने लास्ट वीडियोज में पढ़ा है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। तो ये किस ग्राउंड पे प्रेसिडेंट करते हैं ये आपको बताना है। इसके अलावा 4th है हमारे पास, व्हाट इज द मिनिमम एज रिक्वायरमेंट फॉर अ पर्सन टू बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? एज बताना है आपको। देन है, व्हाट इज द टर्म ऑफ द ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कितना टर्म पीरियड होता है वो बताना है।
इसके बाद है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय एन इलेक्टोरल कोलाज कंसिस्टिंग ऑफ मेंबर्स, कितने होते हैं, कौन से मेंबर्स होते हैं, ये बताना है। देन है अंडर विच आर्टिकल कैन द प्रेसिडेंट प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी, कौन सा आर्टिकल के अंडर कर सकते हैं, ये बताना है। देन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट रिगार्डिंग द इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये आंसर आपको बताना है। देन है हु एक्ट एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन द ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट फॉल्स वेकेंट, तो इनमें से कौन वो ऑक्यूपाई करता है वैकेंसी, ये आपको बताना है। 9 क्वेश्चन थे, मुझे लगा 5 ही थे। होता क्या है ना, मैं इसके नोट्स पहले ही बना लेती हूँ, बट आप लोग ना, मैं चाहूँ तो मैं अपलोड करूँ, बट आप लोग ना उतना अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं करते हो मेरे को। तो जैसे ही मुझे कमेंट आने लगते हैं कि दी नेक्स्ट पार्ट अपलोड कर दो, फिर मैं रिकॉर्ड करके अपलोड करती हूँ। तो प्लीज़ जल्दी जल्दी कमेंट करो ताकि मैं जल्दी जल्दी लेके आऊँ, एंड एंगेज करो इन होमवर्क क्वेश्चंस का आंसर दो ताकि मुझे भी अच्छा लगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।